तो दोस्तों स्वागत है आप सबका ब्रिजवेल एजुकेशन स्टडी चैनल में। ये लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th की साइंस का लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है क्लास 10th की साइंस में, उसका पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी पूरा देख लें, अगर आप चैप्टर को कम्प्लीटली थोरोली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ, इन नोट्स की पीडीएफ आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने पार्ट 1 को छोड़ा था। तो दोस्तों आज हमें जो करना है, आज हमें जो पहला पार्ट करना है दैट इज़ हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक जो वर्ड है वो बना है हिट्रो और ट्रॉफे से। हिट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफे का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जब जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको कहा जाता है हिट्रोट्रॉफ्स, और उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो फॉर एग्जांपल मैन, डॉग, कैट, लायन इसके एग्जांपल हैं, बैक्टीरिया, फंजाई भी इसके एग्जांपल्स हैं। अब हिट्रोट्रॉफ्स को भी दोस्तों आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कार्निवोर्स, जो छोटी क्लासेस में अक्सर हम पढ़ते हैं। कार्निवोर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है दोस्तों जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का मांस खाते हैं, उनको हम क्या कहा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर। हर्बीवोर्स उनको कहा जाता है जो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स, घास फूस वगैरह खाते हैं, उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल काउ एंड डेयर। ऑमनीवोर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो दोनों को ही खा लेते हैं, प्लांट पार्ट्स को भी और एनिमल्स को भी। फॉर एग्जांपल क्रो, ह्यूमन, डॉग एंड स्पैरो। अब आगे आता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। अब तक तो हमने ऑर्गेनिजम्स के टाइप पढ़े थे, अब हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फ्रेंड्स 3 तरह की होती है। पहली है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। दूसरी है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरी है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में फ्रेंड्स। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, ठीक है, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करके जो है सॉइल के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये सारा काम सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स ही करते हैं। इस तरह की न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस तरह की न्यूट्रिशन में दोस्तों जो फूड होता है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर डाइजेस्ट किया जाता है। ये बैक्टीरिया और फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देते हैं। जब वो बॉडी डाइजेस्ट हो जाती है तब उसको अपने बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। आगे दोस्तों पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है। जो फूड लेता है उसको पैरासाइट कहा जाता है और जिससे फूड लिया जा रहा है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर रह के हमें इन्फेक्ट करता है। राउंड वॉर्म्स हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। हमारे सिर में जो जुएँ रहती हैं, जो लाइस रहती हैं, वो भी इसका एग्जांपल है। और ये जो अमर बेल होती है जो प्लांट्स के ऊपर चिपकी होती है, पीले कलर की बेल, ये भी पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है। अगला है दोस्तों होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स फूड से उसकी बॉडी एनर्जी रिट्रीव नहीं कर सकती। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। उस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करने का मतलब होता है दोस्तों कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को ऐसी फॉर्म में लेके आना, ऐसी सिंपल फॉर्म में लेके आना ताकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी उससे एनर्जी या दूसरी चीज़ें ऑब्टेन कर सके। इस तरीके से न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ह्यूमन बींग्स, अमीबा, ज़्यादातर जो आप एनिमल्स अपने आसपास देखते हैं, काओ, बफेलो, डेयर वगैरह, ये सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक तो होता है स्क्वेंजिंग, स्क्वेंजिंग होती है एक, और एक होते हैं डिकम्पोजर्स, एक होते हैं डिकम्पोजर्स। इन दोनों में फ़र्क होता है दोस्तों। अगर कोई मान लीजिए कोई लायन है, वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ऑर्गेनिज्म पहले से मरा हुआ है उसको खा जाता है, तो वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन।
लेकिन उसको हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं। जब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मरे हुए को खा जाते हैं, जैसे वल्चर्स होते हैं और हाइनाज होते हैं, ये मरे हुए को खाते हैं, पहले से मरी हुई लाशों को खा जाते हैं, तो इनको स्क्वेंजिंग कहा जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स को स्क्वेंजर्स कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए ऑर्गेनिज्म को गला सड़ा के डिके करके खाते हैं, डिके करते ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। इन दोनों में मेन फ़र्क ये होता है, स्कैवेंजर्स खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं उसको, और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को खाने से पहले उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ के बॉडी से बाहर उसको डाइजेस्ट करके फिर उसको खाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा जो होता है वो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। अमीबा पानी में रहता है तो अपना न्यूट्रिशन भी पानी से ही लेता है। अमीबा के अंदर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, और इसमें जो प्रोसेस होती है पूरी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अमीबा की बॉडी के आसपास जो भी फूड आएगा उस फूड के चारों तरफ वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को सूडोपोडिया कहा जाता है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की हेल्प से ही वो फूड को अपने शरीर के अंदर डाल लेगा। और जब वो फूड को अपने शरीर के अंदर डालेगा तो उसके फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। अब वो अमीबा क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स डालेगा। इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स डालेगा। वो एंजाइम्स वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट फूड को डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद अमीबा क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी में, अपने साइटोप्लाज्म में ले लेगा और उसका इस्तेमाल करेगा अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। और फिर वो क्या करेगा, लास्ट में बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट फूड को अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर करके, अपनी मेम्ब्रेन की हेल्प से, अपनी मेम्ब्रेन को एक तरफ से खोल के उस फूड वैक्यूल को बाहर निकाल देगा। अब उस फूड वैक्यूल का दोस्तों कोई काम नहीं है, क्योंकि उस फूड वैक्यूल में सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स ही अब रह गए हैं। दोस्तों पढ़ते हैं, हमने इसमें एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ एंजाइम्स। अब हम बताते हैं कि एंजाइम्स किसे कहा जाता है। तो एंजाइम्स वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आर बॉडी। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, जिनको करवाने के लिए हमें स्पेशल कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। इन्हीं कैटलिस्ट को एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन 5 स्टेप्स के बारे में हम एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स, इंजेक्शन की हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपने फूड को अपने शरीर के अंदर डालता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एंटर्स द फूड इनटू इट्स बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जब वो फूड डालता है तो उसको इंजेक्शन कहा जाता है। सेकेंड इज़ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करता है ताकि उसकी बॉडी उसमें से एनर्जी और बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। डाइजेस्टेड फूड जहाँ भी डाइजेस्ट किया गया है, फूड को वहाँ से उठा के और बॉडी के अंदर फैलाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में वो फूड जो बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा दिया गया है, उस फूड को यूज़ कर लिया जाता है, या तो एनर्जी के लिए या बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, नए सेल्स को बनाने के लिए, जो भी इसका यूज़ है वो कर लिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ फ्रेंड्स इजेशन। इजेशन का मीनिंग होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीकस, इन द फॉर्म ऑफ फीकस। ठीक है, जो पोटी आप लोग करते हैं उसको फीकस कहा जाता है दोस्तों, फीकल मैटर या फीकस कहा जाता है। सुबह सुबह जब आप फ्रेश होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है फ्रेंड्स। पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है फ्रेंड्स, पैरामीशियम भी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। इसकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर फूड टच करता है तो ये सीलिया क्या करते हैं, उस फूड को मूव करवा करवा के इसके माउथ तक ले आते हैं, और फिर ये अपनी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके उससे बाकी प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, वो कर लेता है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं अब हम। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो जिस सिस्टम में होता है उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट के नाम से जाना जाता है। द सिस्टम या द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स आर इन कॉम्बिनेशन कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसमें दोस्तों हम शुरू करते हैं माउथ से, जिसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। देन कम्स ऑइसोफेगस which is also called food pipe. Then comes a J-shaped organ which is the stomach. Then comes small intestine. Then comes large intestine. Then rectum and then anus. ये सारे वो पार्ट्स हैं जो पार्ट्स हमारे डाइजेशन में या ह्यूमन न्यूट्रिशन में, बेहतर कहें तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है फ्रेंड्स, दैट इज़ अबाउट एडल्ट ह्यूमन में 9 मीटर्स के आसपास होती है। अगर हम उसको अनफोल्ड करके रख दें फ्रेंड्स, तो हमारे शरीर की एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर के आसपास होने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो डायग्राम है ये बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है। इसमें आपका माउथ, ऑइसोफेगस, डायाफ्राम, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज, हर ऑर्गन को इसमें मार्क किया गया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब आगे आते हैं दोस्तों, इस सिस्टम में हम कई जगह स्फिंक्टर्स का यूज़ करते हैं। स्फिंक्टर कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं फ्रेंड्स जो मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टमक है फ्रेंड्स वो एक बड़ा चौड़ा ऑर्गन है, जबकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी पतली होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ताकि फूड स्लोली मूव करे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आता है ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। ग्लैंड्स कहा जाता है दोस्तों उन बॉडी ऑर्गन्स को ग्लैंड्स कहा जाता है जो जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं। तो इसमें हमारी आती हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास, ये आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड्स क्या काम करती हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में होती हैं। ये सेलिवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ये सेलिवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। अभी हम कंप्लीट वर्किंग को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम वर्किंग स्टेप 1 से लेके माउथ से लेके हमारे फूड को एनस के हेल्प से शरीर के बाहर तक लेके जाएंगे। आपको पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी। उससे पहले आपको कुछ प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है ताकि आपको वर्किंग समझाते वक्त कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सेलिवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में प्रेजेंट होती हैं, हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। इनके सिक्रीशन में सेलिवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है फ्रेंड्स। ये जो सेलिवरी अमाइलेज होता है ये हमारे खाने के अंदर मौजूद स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। एक पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है दोस्तों। पेनक्रियाज ये हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक ग्लैंड होती है। ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे जाके। लिवर हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है फ्रेंड्स। ये स्टमक के साथ उसके साइड में प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये बाइल नाम का एक जूस सिक्रीट करती है। तो दोस्तों ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और लिवर, इनमें फूड जाता नहीं है। आप ध्यान दें, इनमें फूड जाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फूड के अंदर अपनी सिक्रीशन डाल के फूड की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए आप, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन की कंप्लीट वर्किंग। तो वर्किंग में सबसे पहला स्टेप आता है इंजेशन। इंजेशन कैसे करते हैं हम? माउथ की हेल्प से, बकल कैविटी की हेल्प से करते हैं। अपने हाथों से खाना अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। नेक्स्ट कम्स डाइजेशन। डाइजेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है स्टूडेंट्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को रिवाइंड करके या वीडियो को 2-4 बार देख के इस प्रोसेस को अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं निकालना चाहते हैं, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन आप पूरा ध्यान देके समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स माउथ से। जो माउथ में ही फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे मुंह में प्रेजेंट टीथ हैं वो फूड को फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसीज में काट देते हैं, चबाते हैं, उसको पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। ठीक है, फिजिकल ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड का। हमारे मुंह में मौजूद सेलिवरी ग्लैंड्स जो हमारा लार निकालती हैं, थूक निकालती हैं, ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं।
ठीक है, ये सलाइवा सिक्रीट करती है हमारी बॉडी में। ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट सैलिवरी अमाइलेज फूड के अंदर मौजूद स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। ये पहला स्टेप है डाइजेशन का फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा जो है वो फूड को वेट करता है, फूड को सॉफ्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स, फूड को सॉफ्ट करता है, फूड को वेट करता है, ठीक है। फूड को सेमी सॉलिड पेस्ट बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसा करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि फूड को हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉपरली बिना किसी डिफ़िकल्टी के मूव करवाया जा सके। इसमें टंग भी हमारा हेल्प करती है। टंग और टीथ क्या करते हैं, सेलेवरी अमाइलेज को, सलाइवा को पूरे जो है फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं। अब जब काम ख़त्म हो जाता है हमारे माउथ का, तब हमारा फूड एक पाइप, फूड पाइप के ज़रिए, जिसको ओइसोफेगस भी कहा जाता है, उसके ज़रिए आता है स्टमक में, ठीक है दोस्तों। स्वेलो किया जाता है फूड को। अब ये जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है ये स्टमक में आएगा, लेकिन स्टमक में आते वक्त स्पेशल मूवमेंट करेगी फूड पाइप, जिसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। जो फूड पाइप है ये इसकी जो वॉल्स हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती रहती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके फूड को स्टमक की तरफ ले जाती हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप उल्टा लटक के भी खाना खाएंगे, चबाएंगे, लेट के भी खाना चबाएंगे, तो वो खाना आपके फूड से स्टमक में ही जाएगा, वापस नहीं गिरेगा। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपकी फूड पाइप में होने वाली पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खाने की मूवमेंट को स्टमक की तरफ ही होने देती हैं, उल्टी नहीं होने देती। उसके बाद हमारा फूड पहुंच जाता है स्टमक में। तो स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमारे एब्डोमन के, हमारे पेट के, हमारे एब्डोमन के, ध्यान रखें दोस्तों, हम जो पेट वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, दैट इज़ यूज फॉर एब्डोमन, नॉट फॉर स्टमक, ठीक है फ्रेंड्स। ये कई बार मिसकंसेप्शन होती है, स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये जे शेप्ड ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमन में प्रेजेंट होता है। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं फ्रेंड्स। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन नाम का एंजाइम, एंड द म्यूकस। इन दिनों में से एंजाइम सिर्फ एक ही है, पेप्सिन। तो दोस्तों बताता हूँ मैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दोस्तों 2 फंक्शंस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो ये होता है कि जो एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है, एंजाइम है पेप्सिन, इसको एक्टिवेट होने के लिए, अपना काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो एसिडिक मीडियम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रोवाइड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेकंड फंक्शन है हमारे फूड के साथ आए हुए हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो है ख़त्म कर देना, वो इसका सेकंड फंक्शन है। जो म्यूकस है थर्ड सिक्रीशन है। 3 सिक्रीशंस होती हैं दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल को HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रेंड्स काफ़ी हार्मफुल होता है, ठीक है। ये हमारे स्टमक के वॉल्स को जला सकता है, ठीक है, उनको डाइजेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि हमारे स्टमक वॉल्स में भी तो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो म्यूकस क्या करता है, एक लेयर बना लेता है एसिड और स्टमक वॉल्स के बीच में, ताकि स्टमक वॉल्स को कोई नुकसान ना हो। अब दोस्तों उसके बाद स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ऐसा यहाँ पे जो फूड का मूवमेंट है वो एक स्फिंक्टर कंट्रोल करती है, ठीक है। धीरे धीरे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 मीटर्स लंबी होती है, ठीक है, काफ़ी छोटी होती है और कोइल्ड फॉर्म में हमारे एब्डोमन में अरेंज्ड होती है, ठीक है दोस्तों। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो कार्निवोर्स होते हैं दोस्तों, जो कार्निवोर्स होते हैं, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। जो कार्निवोर्स होते हैं फ्रेंड्स, यानी जो मांस खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है हर्बीवोर्स के मुकाबले। रीज़न, क्योंकि वो मीट खाते हैं, वो फ्लैश खाते हैं, जिसको डाइजेस्ट करना आसान होता है। हर्बीवोर्स जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों काफ़ी कुछ होता है, ध्यान से समझिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन जगह से सिक्रीशंस लेती है। पहला सिक्रीशन इसके अंदर लीवर देता है, दूसरा सिक्रीशन इसके अंदर पेनक्रियाज देता है, और तीसरा सिक्रीशन इसका सेल्फ सिक्रीशन होता है, जो ये खुद सिक्रीट करती है फ्रेंड्स। तो काफ़ी कुछ होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर,
अपने नाक आँख कान खोल के बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सिक्रीशन जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आता है लिवर का सिक्रीशन, दैट इज बाइल। लिवर क्या करता है, बाइल जूस बना के, येलो कलर का फ्लूइड होता है दोस्तों, ये बाइल जूस को बना के उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है, और जब फूड मूव कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये गॉल ब्लैडर अपने अंदर के बाइल जूस को उसके अंदर मिला देता है। बाइल जूस के दो काम होते हैं दोस्तों, ये स्टमक से आने वाले एसिडिक फूड को बेसिक बना देता है, अल्कलाइन बना देता है, क्योंकि पेनक्रियाज के एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में काम कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते। दूसरा, ये फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये फैट्स को इमल्सीफाई कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था लीवर की सिक्रीशन। अब पेनक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है फ्रेंड्स, उसमें आता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं 3 एंजाइम्स। पहला होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तीसरा होता है लाइपेज जो कि इमल्सीफाई हो चुके फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। अब तीसरा सिक्रीशन खुद स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स दोस्तों डाइजेशन पूरा करते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। अब ये जो फूड था पहले ये इनसोल्यूबल था, पहले ये इनसोल्यूबल फूड था फ्रेंड्स। जब हमने इसको खाया था हमारी बॉडी इसको यूज़ नहीं कर पा रही थी, हमारा ब्लड इसको कैरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतना सब करने के बाद हमने इस फूड को सोल्यूबल बना दिया है, सिंपल बना दिया है, और अब ये हमारे ब्लड में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट और हमारा थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन शुरू होता है दोस्तों। तो एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। दरअसल स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में उसकी अंदर वाली सरफेस पे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है विली। ये विली इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जिससे सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, एक तो मैं एब्जॉर्प्शन करूँ इस तरीके के एक सरफेस पे, इस तरीके के एक सरफेस पे, ठीक है दोस्तों, एक मैं एब्जॉर्प्शन करूँ इस तरीके के सरफेस पे, तो इस केस में फ्रेंड्स सरफेस एरिया ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन बेहतर तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद विल्ली की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, जिसकी वजह से खाना आसानी से ब्लड के अंदर जा सकता है। अगर ये मोटी होंगी तो खाने का डिफ्यूज़न आसानी से नहीं हो सकेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, रिच ब्लड सप्लाई होती है। यहाँ पे इसके चारों तरफ यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड की बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, ताकि खाने के पार्ट को, डाइजेस्टिव फूड को आसानी से कैरी किया जा सके। तो दोस्तों, अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ऐसी स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं, कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब करता है बेहतर तरीके से, तो पहला आएगा दोस्तों इसमें सरफेस एरिया विल्ली की होने की वजह से, दूसरा आएगा इसमें रिच ब्लड सप्लाई आएगा, ठीक है, तीसरा आएगा इसमें थिन मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं, याद कर लेंगे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या किया जाता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स जो फूड उन तक पहुंचाया गया है उसका यूज़ कर लेते हैं एनर्जी लेने के लिए, टिश्यूज़ बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जो भी काम उनको करना है वो काम वो कर लेंगे। अब लास्ट पार्ट आता है दोस्तों, अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर धकेलना है। तो ऐसा करने के लिए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है। सबसे पहली बात, लार्ज इंटेस्टाइन फूड के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए काफ़ी कम पानी छोड़ते हैं हमारे फीकल मैटर के साथ, हमारे टॉयलेट वेस्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, पहले हमारा फूड आएगा रेक्टम में आके स्टोर होगा। उसके बाद एक ओपनिंग हमारे शरीर की होती है जिसको कहा जाता है एनस। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। इस एनस नाम की ओपनिंग के ज़रिए जब हम फ्रेश होने जाएंगे, जब हम टॉयलेट जाएंगे, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल होती है दोस्तों,
जो हमारे फूड को अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड को थोड़ा थोड़ा करके शरीर से बाहर जाने देती है, एकदम से नहीं जाने देती। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। मैं जानता हूँ दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप दोबारा देखें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, जिस तरीके से आपको समझाया गया है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ दिए गए लिंक से आप इन नोट्स को डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। हम इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 3 वीडियो में।